इस समय अप्रैल के पेंशन को लेके ना एक भारी असमंजस बना हुआ है। 8th पे कमीशन में एमएसईपी के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं और अगर तुरंत एक जरूरी काम नहीं किया तो ईसीएचएस कार्ड से इलाज भी अचानक रुक सकता है। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। जय हिंद। और देखिए, अप्रैल 2026 का आधा महीना तो वैसे बीत चुका है। बिल्कुल। और पेंशनर्स हों या हमारे फौजी भाई, सबके मन में सवालों का एक भारी अंबार लगा हुआ है। हाँ, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा की बात हो या फिर उनके जीवन भर के हक की। सही कहा। और परिवार के स्वास्थ्य की भी टेंशन है। तो आज की इस चर्चा का हमारा सीधा सा उद्देश्य यही है कि हर उस भ्रम को पूरी तरह से दूर किया जाए जो इस वक्त हमारे सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है ना, वो बिल्कुल उस यात्री की तरह हो गई है जो एक ठंडे रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपना सारा सामान लेकर खड़ा है। मतलब इंतजार कर रहा है। ये यानी डियरनेस अलाउंस की ट्रेन आने वाली है, दूर से सीटी की आवाज भी आ रही है, लेकिन स्टेशन मास्टर ने अभी तक प्लेटफॉर्म की घोषणा ही नहीं की। अरे बाप रे, मतलब यात्री बस इसी इंतजार में है कि ट्रेन कब और किस पटरी पर आएगी। बिल्कुल। और जनवरी 2026 से जो डीए और डीआर का इंतजार है, वो भी कुछ ऐसा ही हो गया है। अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को आ रहा है। हाँ यार, खत्म ही हो रहा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इस बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं हुई है। सही बात है। और अब सबसे बड़ा और जायज सवाल जो हर पेंशनर के मन में उठ रहा है, वो यही है कि क्या इस बार अप्रैल की पेंशन बढ़कर आएगी या फिर एक बार और पुराने रेट पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो अगर हम व्यावहारिक तौर पर देखें तो क्या लग रहा है आपको, क्या चांसेस हैं? देखिए, अगर हम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझें तो अब 70% संभावना इसी बात की है कि अप्रैल की पेंशन पुराने रेट पर ही खाते में आएगी। अच्छा, मतलब सिर्फ 30% ही उम्मीद बची है कि नया 60% डीए जुड़कर मिलेगा। जी हाँ, केवल 30% चांस है। और अगर ऐसा होता है तो जनवरी से लेकर मार्च तक के एरियर का भुगतान भी खिसककर सीधे मई महीने में चला जाएगा। यहाँ ना एक बहुत ही तीखा सवाल उठता है। जी बताइए। जब डीए बढ़ना तय है और ये महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों का कानूनी हक है, तो फिर सिस्टम पेंशनर्स को अपने ही हक के पैसों के लिए मई तक का इंतजार क्यों करवाता है? ये सवाल हर कोई पूछता है। मतलब क्या ये सैलरी रिवीजन और पेंशन अपडेट की पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा करने जैसा नहीं है? आखिर एक आम फौजी भाई इस लेट लतीफी का शिकार क्यों हो, जबकि महंगाई तो जनवरी से ही बढ़ चुकी है ना? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इस लेट लतीफी के पीछे दरअसल एक बहुत ही जटिल प्रशासनिक और तकनीकी ढांचा काम करता है। वो कैसे? देखिए, सिर्फ आदेश आ जाना ही काफी नहीं होता है। जब तक कैबिनेट से अंतिम मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वित्त मंत्रालय आधिकारिक आदेश जारी नहीं कर सकता। वो तो है। और जब वो आदेश जारी होता है, उसके बाद असली तकनीकी चुनौती शुरू होती है। इस नए डीए रेट को स्पर्श यानी स्पार्श सिस्टम और तमाम बैंकों के सॉफ्टवेयर में फीड करना होता है। ओह अच्छा, तो मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट का भी चक्कर है। बिल्कुल। स्पर्श सिस्टम के आने से पहले बैंक अपने अपने स्तर पर ये काम करते थे, लेकिन अब सारा डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम से प्रोसेस होता है। समझ गया। अगर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आदेश आता है, तो सिस्टम के पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो बिना किसी गड़बड़ी के लाखों पेंशनर्स का डेटा रातों रात अपडेट कर सके। हाँ, और अगर जल्दबाजी की तो डेटा मिसमैच का भी तो रिस्क रहता है। एकदम सही। गलत भुगतान के जोखिम से बचने के लिए ही सिस्टम हमेशा एक सुरक्षित रास्ता अपनाता है। वो पुराने रेट पर पेंशन रिलीज कर देते हैं और एरियर का पूरा हिसाब अगले महीने के लिए टाल देते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम की सुरक्षा और तकनीकी सुस्ती का पूरा खामियाजा सीधे तौर पर पेंशनर की जेब पर पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब महंगाई जनवरी में बढ़ी, खर्च फरवरी और मार्च में हुए, लेकिन उसका कॉम्पनसेशन मई में जाकर हाथ में आएगा। ये गैप कई परिवारों के मासिक बजट को बिगाड़ देता है। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। और अब जहां एक तरफ डीए का पैसा सिस्टम की धीमी रफ्तार की वजह से फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भत्ते भी हैं जो सालों से अटके होते हैं। हाँ, और अगर सही तरीका अपनाया जाए तो वो तुरंत मिल भी जाते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी सीईए। बिल्कुल। कई पूर्व सैनिकों के मन में ना ये गहरी धारणा होती है कि रिटायरमेंट के बाद बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा पुराना क्लेम अब नहीं मिल सकता। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अब तो रिटायर हो गए, अब कौन सा अलाउंस मिलेगा।
लेकिन पूर्व हवलदार सुरेंद्र सिंह का जो मामला है वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ता है। अच्छा, उनकी किस में क्या हुआ था? देखिए, वो अक्टूबर 2020 में रिटायर हुए थे। उस समय उनके बच्चों के सीए का एक बड़ा हिस्सा फंसा हुआ था। कई साल बीत गए और सामान्य तरीकों से कोई समाधान नहीं निकला। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने सीपी ग्राम्स यानी CPENGRMS पोर्टल का सहारा लिया। ये केंद्र सरकार का एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है जहां सीधे मंत्रालयों तक बात पहुंचती है। अरे वाह! तो क्या फायदा हुआ इसका? बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद 15 अप्रैल 2026 को पूरे 54,000 रुपए उनके खाते में क्रेडिट हो गए। वाह! पूरे 54,000? ये घटना तो इस बात के एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि सिस्टम में पैसा कभी डूबता नहीं है। बिल्कुल नहीं डूबता, बस उसे निकालने की सही चाबी और सही दरवाजा पता होना चाहिए। सही कहा। तो इस सीए की चाबी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मुझे लगता है इसके नियम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। सही कह रहा हूँ? जी हाँ। एक है सर्विस के दौरान यानी इन सर्विस, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद यानी पोस्ट रिटायरमेंट। तो पहले इन सर्विस की बात करते हैं। सर्विस के दौरान वाले दावों के लिए क्या करना होता है? इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस या यूनिट से पार्ट 2 ऑर्डर होना सबसे अहम है। ये पार्ट 2 ऑर्डर थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए, आसान भाषा में कहें तो पार्ट 2 ऑर्डर फौज का वो आधिकारिक दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि ये विशेष घटना या खर्च वास्तव में हुआ है। अच्छा, एक तरह का प्रूफ है। हाँ, और अगर इसे बनवाने में देरी होती है तो टाइम बार सैंक्शन लग जाता है, जिसका मतलब है कि समय सीमा पार होने के कारण अब विशेष अनुमति की जरूरत पड़ेगी। तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसका पेमेंट कौन करता है? इस पैसे का भुगतान PAOOR यानी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस फॉर अदर रैंक्स द्वारा किया जाता है। और इसमें तो अभी एक नया वित्तीय अपडेट भी आया है ना? बिल्कुल, चूंकि DA अब 50% का आंकड़ा पार कर चुका है, नियमों के अनुसार भत्तों में 25% की वृद्धि लागू हो गई है। क्या बात है! तो इसका सीधा असर CEA पर भी पड़ा होगा? जी, इसलिए इन सर्विस CEA का जो अमाउंट पहले 27,000 रुपये हुआ करता था, वो अब बढ़कर 33,750 रुपये हो गया है। वाह, 33,750 रुपये! ये तो काफी अच्छी खबर है। और रिटायरमेंट के बाद वाले हिस्से का क्या प्रोसेस है? जैसे अगर कोई वर्तमान 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए क्लेम करना चाहे तो? उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी KSB की वेबसाइट पर जाकर ड्यू डेट के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसमें कोई बिल या रसीद लगानी पड़ती है क्या? यही तो इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी सहूलियत है। इसमें लंबी चौड़ी रसीदों या बिलों की जरूरत नहीं होती है। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू भी है। वो क्या? ASB के जरिए पैसा आने में 1 से 2 साल तक का एक बहुत लंबा और थकाऊ समय लग जाता है। ओहो, तो मतलब इंतजार बहुत करना पड़ता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को यात्रा के साधनों से जोड़ा जाए ना, तो इन सर्विस CEA बिल्कुल मिलिट्री की एक डायरेक्ट फ्लाइट की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। मतलब अगर कागजात और आपका बोर्डिंग पास यानी पार्ट 2 ऑर्डर एकदम सटीक और समय पर बने हैं तो मंजिल तक पहुंचना बहुत तेज होता है। जी, और रिटायरमेंट के बाद वाला KSB का तरीका, वो तो एक पैसेंजर ट्रेन की तरह है। टिकट ऑनलाइन आसानी से बुक तो हो जाती है, पर ये ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर रुकती है, प्रशासनिक फाइलों के बीच फंसी रहती है और मंजिल तक पहुंचने में लंबा समय लेती है। एकदम सटीक बात कही। और इसी पैसेंजर ट्रेन के सफर में एक और बात जुड़ती है, लंबा इंतजार। कैसा इंतजार? चाहे वो अलाउंस का इंतजार हो या फिर पूरी सर्विस के दौरान प्रमोशन का इंतजार। बात तो सही है। भत्ते तो जीवन के कुछ वर्षों तक ही सीमित रहते हैं ना? जी, लेकिन एक फौजी की पूरी जिंदगी की आर्थिक सुरक्षा उसकी बेसिक पे और पेंशन पर निर्भर करती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसी बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए 8th पे कमीशन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कदम है। यहाँ बात MACP यानी मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की हो रही है। अच्छा, तो इसमें JCM का क्या रोल है? देखिए, JCM जो कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से सरकार से मोल भाव करने वाली कमेटी है, उसने 8th पे कमीशन के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। और वो प्रस्ताव क्या है? वो प्रस्ताव वाकई में वेतन ढांचे का पूरा नक्शा बदल सकता है। मौजूदा नियमों के तहत पूरी सर्विस में सिर्फ 3 वित्तीय अपग्रेडेशन की लिमिट होती है। यानी 3 बार ही फायदा मिलता है। जी,
लेकिन जेसीएम ने पुरजोर मांग रखी है कि 6, 12, 18, 24 और 30 साल की सर्विस पूरी होने पर कुल 5 मैकपी अपग्रेडेशन दिए जाने चाहिए। वाओ, 5 मैकपी यानी पुरानी लिमिट को पूरी तरह से खत्म करने की वकालत की गई है। बिल्कुल। और ये मांग इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिलिट्री का स्ट्रक्चर ना एक पिरामिड की तरह होता है। हाँ, नीचे सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सही कहा। और जैसे जैसे रैंक ऊपर बढ़ती है, पद कम होते जाते हैं। हर सिपाही तो सूबेदार नहीं बन सकता ना। बिल्कुल नहीं बन सकता। कई बार तो एक बेहद काबिल और अनुशासित जवान भी सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं पाता क्योंकि ऊपर वैकेंसी नहीं होती है। जी। और इसी स्टैग्नेशन या ठहराव के कारण जो एक निराशा पैदा होती है, ये 5 MACP का प्रस्ताव उसे सीधे तौर पर संबोधित करता है। तो अगर इस प्रस्ताव के गणित को थोड़ा गहराई से देखें तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये कैसी चमत्कार से कम नहीं लगता। उदाहरण के लिए, एक सिपाही जिसकी 6 साल की सर्विस है, आज के समय में उसका बेसिक पे या पेंशन लगभग 15,513 रुपए के आसपास बैठता है। 15,513। लेकिन अगर ये 5 मैक्सिप का प्रस्ताव पास हो जाता है तो 6 साल की सर्विस पूरी करते ही उसे नायक रैंक की पेंशन का आर्थिक लाभ मिलने लगेगा, जो कि करीब 16,828 रुपए है। बिल्कुल। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 12 साल की सर्विस पूरी होने पर हवलदार के बराबर 20,388 रुपए का लाभ मिलेगा। क्या बात है! और 18 साल में? 18 साल में नायब सूबेदार के बराबर 25,750 और 24 साल की सर्विस होते होते उसे एक सूबेदार के बराबर 28,800 रुपए का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अरे वाह! यहाँ तो एक सवाल उठना लाजमी है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी जवान का पूरी सर्विस में कभी भी फिजिकल प्रमोशन नहीं होता है, तो भी वो जब रिटायर होगा तो एक सूबेदार के बेसिक पे और पेंशन के साथ घर जाएगा? ये फिटमेंट फैक्टर और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल। यही तो इस 5 मैकप्रे प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है। फिजिकल रैंक या कमांड भले ही सिपाही की रहे, लेकिन इतने सालों तक देश की सेवा करने का जो आर्थिक सम्मान है, वो वरिष्ठता के साथ बढ़ता रहना चाहिए। ये तो बहुत ही शानदार सोच है। हाँ, और ये सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं है। JCOs जैसे नायब सूबेदार और सूबेदार को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 30 साल की सर्विस पूरी होने पर उन्हें भी अपने से अगली रैंक का वित्तीय लाभ मिल सकेगा। मतलब ये बदलाव सिर्फ एक फौजी की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की आर्थिक नींव को मजबूत करता है। एकदम सही। लेकिन यार, जीवन के उस पड़ाव में जहां पेंशन और भत्ते परिवार का पेट भरते हैं, वहीं अगर स्वास्थ्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो ये सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। जी, स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे अहम है और इसी को लेकर ECHS में एक बेहद कड़ा और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, कौन सा बदलाव? मैंने सुना है कोई नया लेटर जारी हुआ है। हाँ, 16 अप्रैल 2026 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है। नए नियमों के तहत अब ECHS कार्ड का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वैलिडेशन अनिवार्य होने जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? मतलब अब अस्पताल में कार्ड दिखाना काफी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इलाज शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी पहचान साबित करनी होगी। अरे बाप रे! पर इतना कड़ा नियम अचानक क्यों? देखिए, इस कड़े नियम के पीछे का मुख्य कारण लीकेज और धोखाधड़ी को रोकना है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कार्ड किसी और का होता है और उसका इस्तेमाल करके कोई और व्यक्ति लाखों रुपए का इलाज करवा रहा होता है। ओहो, ये तो उस फंड की चोरी है जो असल में असली पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए बना है। जी, और इसी फंड को सुरक्षित रखने के लिए UIDI यानी आधार अथॉरिटी के साथ बायोमेट्रिक अपडेट को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यहाँ ना सिस्टम की मंशा और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। वो कैसे? मतलब हमारे कई बुजुर्ग पेंशनर्स के तो फिंगरप्रिंट घिस गए हैं। जो 70 या 80 साल से ऊपर के हैं, बायोमेट्रिक मशीनें उनके अंगूठे के निशान को पढ़ ही नहीं पाती। हाँ, ये एक बहुत ही आम समस्या है। और इसके अलावा कई पूर्व सैनिक देश के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों या गांवों में रहते हैं, जहां से दूर आधार सेंटर तक जाना उनके लिए शारीरिक रूप से लगभग असंभव होता है। क्या ये नियम उनके लिए मुसीबत नहीं बन जाएगा? एक तरह का अभिशाप।
देखिए, आपकी ये चिंता पूरी तरह से वाजिब है। डिजिटल सिस्टम अक्सर मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 16 अप्रैल के इस लेटर में इस जमीनी समस्या को पहचाना गया है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान निकाला है उन्होंने? बुजुर्ग फौजी भाइयों को इस नियम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े। कैसे? जिस तरह हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आउटरीच प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना, हाँ, ठीक उसी तर्ज पर स्टेशन हेडक्वार्टर्स ऑफ वेटरन सहायता केंद्र विशेष ड्राइव और स्पेशल कैंप का आयोजन करेंगे। ओ, यानी कैंप लगाए जाएंगे। हाँ, ये कैंप दूर दराज के कैंटोनमेंट इलाकों और गांवों तक पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर घिसने की वजह से उंगलियों के निशान काम नहीं करते हैं तो इसमें आंखों की पुतलियों यानी आइरिस स्कैन या फेशियल रिकग्निशन का विकल्प भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब फिंगरप्रिंट काम ना करे तो चेहरे या आंखों से वैलिडेशन हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि किसी भी असली पूर्व सैनिक का इलाज सिर्फ इसलिए न रुके क्योंकि मशीन ने उनका अंगूठा नहीं पहचाना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इन सभी विषयों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए ना, तो वर्तमान परिदृश्य काफी साफ हो जाता है। जी बिल्कुल साफ है। अप्रैल के डीए एरियर के लिए हमें सिस्टम की गति को देखते हुए मई तक का थोड़ा धैर्य रखना होगा। सही कहा। पुराने फंसे हुए सीए क्लेम को निकालने के लिए सीपी ग्राम्स और सही पार्ट 2 ऑर्डर की प्रक्रिया का इस्तेमाल एकदम अचूक हथियार है। एकदम अचूक। और 8th पे कमीशन में जो 5 MACP की उम्मीदें हैं, वो एक फौजी को बिना प्रमोशन के भी सूबेदार रैंक तक का आर्थिक सम्मान दिला सकती हैं। जी, और अंत में ECHS का बायोमेट्रिक अपडेट। हाँ, जीवन रक्षक सुविधाओं को चालू रखने के लिए उसमें हिस्सा लेना अब अनिवार्य हो चुका है। बिल्कुल सही समरी दी आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है। जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। डिजिटल तस्वीर। हाँ, स्पर्श सिस्टम के जरिए पेंशन का पूरी तरह से डिजिटल हो जाना, भत्तों के लिए KSB का ऑनलाइन पोर्टल, सीपी ग्राम्स पर शिकायतों का निपटारा और अब इलाज के लिए आधार लिंक्ड ECHS बायोमेट्रिक। हम बहुत ही तेजी से एक पूरी तरह से डिजिटल मिलिट्री वेलफेयर इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पर सवाल ये नहीं है कि तकनीक अच्छी है या बुरी। असली सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम और हमारे बुजुर्ग फौजी उस भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जहां उनका जीवन भर का संघर्ष, खून पसीने की कमाई और बुढ़ापे की स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब कुछ महज एक फिंगरप्रिंट या डिजिटल डेटा पर निर्भर हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है। अगर कभी वो सर्वर डाउन हो गया या फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, तो क्या उस डिजिटल दीवार के पीछे कोई इंसान खड़ा होगा जो एक फौजी का दर्द समझ सके? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जिस पर हर स्तर पर विचार होना बेहद आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।